हेलो एवरीवन। साथियों, जो लोग भी 71वीं बीपीएससी जो कि 13 सितंबर को होने वाला है, यूपीएसआई जिसकी भी डेट नहीं आई है, और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो लोग इसका फॉर्म अवश्य भर दें। कुछ लोग यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोगों का पेट का एग्ज़ाम है, और पेट के बाद बहुत सारे यूपी ट्रिपल एससी से एग्ज़ाम होंगे। फिर कुछ लोगों ने बीएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा होगा, और इसके अलावा जो भी वैकेंसीज़ हैं, जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या फिर पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। आप अभी देखिएगा, एक बिहार में डीएसओ का एग्ज़ाम हुआ था। उस डीएसओ के एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लैंग्वेज क्वेश्चन हूबहू बिल्कुल। मैं ऑप्शंस इसलिए नहीं डालता हूँ ताकि आप 4 ऑप्शंस देख के कंफ्यूज ना हो। अगर आपने सिर्फ ये देखा होगा तो आपको डायरेक्ट ये दिखेगा वहाँ पे, और आपको बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ अपना सही ऑप्शन ढूंढेंगे। मैं जैसे कि ट्रिक से आपको याद करवाता हूँ चीज़ें, इस बार भी तरीका अपना वही रहेगा। हाँ, इमेजेस इस बार कुछ कम इंक्लूड की गई हैं क्योंकि समय का कुछ अभाव था, लेकिन फिर भी आप अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और 1 घंटे में वीडियो हम समेट लेंगे। चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि मिजोरम और गोवा के बाद एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि देखिए, जिस क्वेश्चन में जितनी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत होगी उतना मैं आपको बताऊँगा। ये मेरा आपसे दावा है कि मैंने जितनी परीक्षाओं के नाम लिए हैं, आप मेरा 1-1 घंटे का वीडियो होता है, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, 1 घंटे सवा घंटे का वीडियो होता है। अगर आप 2x पे देखेंगे तो आपका 40 से 45 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन के पीछे जो भी बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन दूंगा, जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उतना मैं दूंगा। काम आपका इससे भी चल जाएगा, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन को आपको याद रखने के लिए जो भी बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशंस मुझे आवश्यक लगती है मैं दूंगा। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आपको खुद बाद में लगेगा, इस पहले प्रश्न के बाद आपको लग जाएगा कि हाँ, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। मिजोरम और गोवा के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो अभी तक तो हम स्टैटिक जीके में पढ़ते आ रहे थे कि केरल है पूर्ण साक्षर राज्य, केरल है, तो इसमें केरल का नाम क्यों नहीं है? मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, केरल क्यों नहीं है? चलिए आपको बताते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है उल्लास, ठीक, उसका फुल फॉर्म अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। ये एक कार्यक्रम है, साक्षरता कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के तहत इन राज्यों को पूर्ण साक्षर का दर्जा दिया गया है। तो पहला कौन सा है? मिजोरम, फिर गोवा दूसरा, और तीसरा अभी जो हुआ है रिसेंटली वो त्रिपुरा है, ठीक है। त्रिपुरा को कब घोषित किया गया था? 23 जून। बिल्कुल ये सब याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ जितना प्रिंटेड है इतना ही याद करने की जरूरत है। इसका PDF आपको मिल जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों दे रहा हूँ। देखिए, केरल में हुए थे 2024 में चुनाव, शायद अप्रैल की घटना, हाँ अप्रैल में ही हुए थे, अप्रैल या मई में, ठीक है। अब उस चुनाव में बीजेपी को मिली 1 सीट, ठीक। बाकी पूरे देश में इस समय आपको पता है कि हाँ बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी को 1 वोट मिला। वहीं वहाँ की UDF है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है, जिसका कि नेतृत्व तो किसके हाथ में है? कांग्रेस के हाथ में है। UDF को कितना मिला था? UDF को मिला था 18, ठीक है, 18 सीट मिली थी UDF को। तो कुल मिला के आप एक तरीके से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कांग्रेस का एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दबदबा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब भी सरकार के कोई भी अच्छे कार्य होंगे, अब चूंकि यहाँ पे एक लंबे समय से कांग्रेस का दबदबा बना हुआ है, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी वाले इस चीज़ को क्यों चाहेंगे कि ये चीज़ बहुत जनमानस के बीच में जाए, है ना। तो इसीलिए अलग अलग वो तर्क देते हैं। अब जो भी चीज़ें हैं आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप ये क्वेश्चन ऐसे याद रखिए, मिजोरम और गोवा के बाद तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है त्रिपुरा। गृह मंत्रालय ने कितने चरण में जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है? तो इसको 2 चरण में होगी ये जनगणना, ठीक है। इसको ऐसे ही एज इट इज़ याद रखना है
बिल्कुल इसमें कहीं कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जनगणना हमारी कितने चरण में होगी? 2 चरण में होगी। किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है? अभी देखिए बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली का मतलब ये होता है कि कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है जो चलने में अक्षम है, तो ऐसे सारे लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि वो घर बैठे अपना राइट टू वोट का अपने यूज़ करके कर सके, क्योंकि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और ये कहाँ दिया गया है? ये वयस्क मताधिकार 326 में दिया गया है। ठीक है, तो इस राइट को वो अपने यूज़ कर सकें, इसीलिए ये ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत हुई है। ठीक है, चलिए, किस राज्य ने देश की पहली योग नीति शुरू की है? देखिए, योग हम लोग क्यों करते हैं? बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि हम लोग फिट रहें। ठीक है, कब हम लोग फिट रहेंगे? जब हम लोग बार बार उतरेंगे कहीं से। ठीक है, और जो 6 पैक एब्स जो बनते हैं, आपने देखा होगा ना, ऐसे बनते हैं पेट के ऊपर, तो देखिए आपको खंड खंड इसमें दिख रहे होंगे। ठीक है, योग, फिटनेस, तो इसमें क्या होता है, बार बार आप शूज़ पहन के सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना होता है। ठीक है, तो पहली योग नीति शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? आप ऐसे याद रखना, उत्तराखंड। ठीक है, और इसको भी आप देख सकते हैं, उत्तरासन योग होता है एक। ठीक है, तो उत्तरा से उत्तरासन योग आप ये कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको याद रहे आप वैसे याद कर लीजिए। किन संस्थानों ने भारत की पहली राष्ट्रीय रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री बनाई? देखिए बहुत अच्छा काम हुआ है ये। कुछ रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जैसे ओ नेगेटिव हो गया या अन्य बहुत सारे होते हैं। ठीक है, RH फैक्टर वगैरह आपने पढ़ा होगा, वो रीसस मंकी वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोगों को उसमें नहीं जाना है। कुल मिला के हमें ये देखना है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी, तो ICMR और NIIH। ठीक है, आपको कुल मिला के ये याद रखना है कि भाई अगर ब्लड वहाँ पे मौके पे मिल जाएगा तो जो भी व्यक्ति हैं जो ब्लड के अभाव में जिनकी जान चली जाती है उन्हें बचाया जा सकेगा, तो बेहद सराहनीय कार्य हुआ है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखना। ICMR में देखिए एक वर्ड आ रहा है MR, ठीक है, और ये देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है नहीं। ठीक है, NIIH नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग देखिए चैट्स वगैरह में लिखते हैं नहीं, तो NI ऐसे ही लिखते हैं, तो देखिए इससे क्या होगा कि लोग मरेंगे नहीं। अब आप इस तरीके से इसको याद रखना, रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री वाला। ठीक है, केंद्रीय सरकार ने जासूसी एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया? ये तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है, और ऑपरेशन सिंदूर में भी इनका बहुत अहम योगदान था। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ भी किसी भी ट्रिक की ज़रूरत है। तो इसका नाम देखिए, इनका नाम है पराग जैन। ठीक है, अब आप ऐसे याद रखिए कि जैसे जासूसी और पराग, सुन के आपको याद आ रहा होगा, ये जो कमल का फूल होता है उसके ऊपर पराग पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए भौरा जो होता है उसके आसपास उड़ के, मतलब हमेशा उसकी जासूसी करता रहता है कि जैसे ही ये पुष्प खिलेगा तो हम इसके पराग के इर्द गिर्द मतलब हम भटकेंगे। ठीक है, अब जैसे भी आपको समझ में आया, वैसे तो बहुत इसमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। मेटा ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मेटा जो है फेसबुक को ही हम मेटा कहते हैं, अभी इसका फेसबुक का नया नाम है मेटा। ठीक है, और आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि ये जो भाई साहब हैं ये चैटिंग कर रहे हैं मेटा पे, ये भी चैटिंग कर रहे हैं, पीछे देखिए सूरज निकल आया। ये शाम से इन्होंने शुरू किया 8 बजे से, यहाँ रात के 12-1 बज रहे हैं, और यहाँ पे सुबह के बज गए हैं 5:30। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए सनलाइट आ गई है बाहर, यहाँ पे भी देखिए सनलाइट आ गई है। ठीक है, तो मेटा से आप याद रखिएगा, जैसे ही वो मेटा का मैनेजिंग डायरेक्टर पूछेगा तो वहाँ पे अरुण देवता का नाम आप याद रखना, अरुण और श्रीनिवास, मतलब ये देखिए सब अपने अपने निवास स्थान पे हैं, अपने अपने घर पे हैं। ठीक है, और मेटा चलाते चलाते सुबह हो गई, मतलब अरुण देवता आ गए, आपको ऐसे याद रहेगा। भारतीय नौसेना की उस पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का ADC एड डी कैंप नियुक्त किया गया है। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है यशस्वी सोलंकी।
सीधी सी बात है, कोई यशस्वी लड़की होनी चाहिए, बालिका होनी चाहिए, उसी को ऐसा वो काम सौंपा जाएगा। ठीक है, देखिए एडीआर का जो इसका एडीसी का जो बेसिकली काम होता है, यही होता है कि राष्ट्रपति की हेल्प करना। मान लीजिए कि आपने संविधान में पढ़ा होगा कि ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जो भी राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तीनों सेनाओं का ये मुख्य होता है। तो अब ये बताइए कि जो राष्ट्रपति हैं वो तो अन्य कार्यों में लगे रहते हैं, भाई उनको क्या पता कि सेना के बीच क्या चल रहा है। तो एक जो एडीसी होता है वो एक ब्रिज का काम करता है, वो बताता है कि थल सेना में ये समस्या है, जल सेना में ये समस्या है, वायु सेना में ये समस्या है। किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव किया जाता है जिसे तीनों के बारे में जानकारी हो, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। ठीक है, तो ये बेसिकली काम होता है इनका। तो अभी पहली महिला बनी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए, ये हैं अनिल लोहानी। अब देखिए जो पुस्तकालय है या संग्रहालय है, वहाँ पे देखिए जो लोहे की चीज़ होती है वो सुरक्षित रहती है। यहाँ पे भी देखिए ये सारे जो अलमीराज बने हुए हैं लोहे के हैं, यहाँ पे भी देखिए लोहे की रॉड्स का यूज़ हुआ है, क्योंकि देखिए ये क्या होता है कि लंबे समय तक मतलब टिकाऊ होते हैं। जो अलमीरा वगैरह भी होती है तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा। तो ये देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है लोहा। ठीक है, तो संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक अनिल लोहानी। ठीक है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एस महेंद्र देव। अब आप देखिए जो प्रधानमंत्री जी हैं वो उनका आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष पूछा गया है। तो आपने देखा होगा जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं वो कई बार जो है वहाँ पूजा पाठ करने के लिए आपको दिखा होगा कि वो जाते हैं। ठीक है, तो महेंद्र देव आप जान ही रहे हैं। ठीक है, मतलब अब इसमें देखिए महेंद्र भी है, देव भी है, कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि जो देवता हैं, देव हैं, उन्हीं पे भरोसा किया जा सकता है आर्थिक मामलों में। ठीक है, पीएम जो है सिर्फ देवों पर भरोसा कर सकते हैं, मनुष्यों पे भरोसा नहीं करेंगे। तो आप ये याद रखिएगा, महेंद्र और देव। ठीक है, डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बच्चे को पता है, इसमें समीर वी कामत, इसमें 500 ऑप्शन आएंगे तब भी आपको ये नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे याद रखिए, डीआरडीओ में देखिए एक वर्ड आ रहा है डिफेंस। ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट। तो आप कुल मिला के ऐसा समझिए कि जो भी डिफेंस वाली चीज़ें हैं, कोई गन हो, ठीक है, या कोई रॉकेट हो, सारी चीज़ें आप मतलब हवा में ही जाती हैं। ठीक है, और समीर का मतलब भी वायु होता है, हवा होता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए डीआरडीओ, और इसमें ये हवा, और इससे आप याद रखिए समीर। ठीक है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की केंद्रीय बैंकों में सबसे बड़े भंडार के रूप में 2024 में अमेरिकी डॉलर के बाद दूसरे स्थान पर इनमें से क्या है जिसने यूरो को भी पीछे छोड़ दिया है? देखिए इसमें भी कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो दुनिया के केंद्रीय बैंक हैं उनमें सबसे ज़्यादा अभी भी सोना ही है। सोना क्यों है? क्योंकि देखिए इसका ऐतिहासिक महत्व है। जो पुराने समय में व्यापार होता था वो भी सोने से होता था। ठीक है, आज की डेट में भी सारी चीज़ें चलनी बंद हो जाएंगी, लेकिन सोना आपको हर घर में मिलेगा, और सबसे ज़्यादा सोना तो आपको भारत में मिलेगा विश्व में आज भी देखने को। अगर आप घरेलू सोना अगर उठा लें जो हर महिला के पास है, क्योंकि आजकल का क्या है कि महिलाएं जो अपनी जान दे देंगी लेकिन आपको सोना उनके पास कितना है ये नहीं बताएंगी। ठीक है, और वो ये चीज़ तो अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती हैं। तो इसमें कुछ कन्फ्यूज़न और किसी डाउट की दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधे तुम लोग सोना लगा के आना। ठीक है, अब इसका कोई रेलेवेंस नहीं बचा है, ये मई का है। हमारा अगला प्रश्न है, देश के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट का नाम बताएं जिसे जून 2025 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर है INS अंडाला। ठीक है, तो इसको जो है इंडियन नेवी ने विशाखापट्टनम में शामिल किया था। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लीजिए। इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, शैलो वाटर। तो अब मान लीजिए कि यहाँ कोई सबमरीन जा रही है
बहुत गहराई में नहीं है, ठीक है। उथले पानी में कोई दुश्मन की पनडुब्बी जा रही है, तो इसको पता लगाने में ये हेल्प करेगा जो INS अर्नाला है, ठीक है। बेसिकली इसकी रेंज जो है वो है 30 मीटर से कम, मतलब 30 मीटर तक। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, इसको याद कैसे रखा जाए। देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है अर्नाला, ठीक है, अर्नाला। देखिए जो नाले वगैरह होते हैं इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है शैलो वाटर, शैलो वाटर। तो जो नाले वगैरह होते हैं आपको पता है बेसिकली बहुत गहरे नहीं होते हैं। आपने देखा होगा जब उसकी सफाई करने के लिए कुछ लोग वहाँ पे उतरते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो बहुत उनका कंधे तक या नेक तक का उनका हिस्सा डूबा हुआ होता है, या बहुत ज़्यादा 4 मीटर 5 मीटर 8 मीटर इतने ही गहरे होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से ये याद रखिएगा, शैलो वाटर से आप याद रखिएगा। इसमें नाला में एक वर्ड आ रहा है नाला, ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार थिएटर कमांड के नए कमांडर इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं। तो देखिए बार आप जाते हैं या आप थिएटर जाते हैं, ठीक है, तो आप बेसिकली दिन में नहीं जाते हैं, ठीक है। बार या थिएटर आपको जाना होता है तो आप सोचते हैं कि हम दिन में ना जाएं, तो आप देखिए इसको याद रखिए, दिनेश सिंह राणा। बस आपको इतना ही याद रखना है अंडमान और निकोबार में। अगला प्रश्न है हमारा UAV यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल रुद्रास्त्र। ये यार गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको सही करना होगा। इसको आप लोग रुद्रास्त्र कर लीजिएगा, ठीक है। किसने विकसित किया है, जिसका सफल परीक्षण यानी कि इसका सफल परीक्षण हो गया है। इसमें पूछा गया है कि इसको विकसित किसने किया गया है, तो इसको विकसित किया गया है सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड के द्वारा। ये एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वो UAV है, ठीक है। और इसका परीक्षण कहाँ पे हुआ था, तो इसका परीक्षण हुआ था, ये स्थान तो आपको सब लोगों को पता होगा, पोखरण यानी राजस्थान, ठीक है। जो मैं इन्फॉर्मेशंस लिख रहा हूँ बिल्कुल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, जितना ये प्रिंटेड है ये ब्लैक कलर से, इतना ही आपको बस याद रखना है। सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड, सोलर से आप ऐसे याद रखना कि राजस्थान में पूरा एकदम रेत ही रेत है, ठीक है, मरुस्थल है। मरुस्थल में आपको पता है कि दिन में कितनी तपन होती है सूरज से, ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिएगा। और इस सूरज से आप याद रखिएगा सोलर, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको सोलर दिखेगा और UAV रुद्राक्ष दिखेगा, आप सीधे एकदम लगा के चले आना बिना किसी उसके, ठीक है। इसकी रेंज है 170 किलोमीटर, और कोई इसको आपको ये सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जितना ये प्रश्न है और ये उत्तर है आप याद रखना, आपको एज इट इज़ ऐसे ही मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा ये तीनों सेनाओं की महिला जल यात्रा नौकायन अभियान टीम जून 2025 में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी करके स्वदेश लौटी, ठीक है। तो ये लोग लौटे थे 4 जून को, ठीक है। कहाँ से लौटे हैं, सेशेल्स से। याद कैसे रखा जाए, देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है कि वो स्वदेश लौटी, आदमी कब लौटता है, जब सेल ख़त्म हो जाता है, जब सेल्स उसके ख़त्म हो जाते हैं। सेल यानी बैटरी, तो जब सेल, आपने सुना होगा टॉर्च वगैरह में सेल यूज़ होता है, घड़ी में सेल यूज़ होता है, तो जब सेल ख़त्म हो गया तो आदमी वहाँ से लौट आएगा। तो आप देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है सेल, ठीक है। बस आप इसी को पकड़ लीजिए और यहीं से आपका उत्तर आ जाएगा, वरना ऐसे आप रटते रहेंगे, सेशेल्स आ जाएगा, मालदीव आ जाएगा, मॉरिशस आ जाएगा, मेडागास्कर आ जाएगा, कंबोडिया आ जाएगा, वियतनाम, कोई भी ऐसे ऑप्शन आपको आ जाएंगे और आप कंफ्यूज रहेंगे। बस इतना याद रखना कि अगर कोई स्वदेश लौट आया है तो इसका मतलब ये है कि उसका सेल ख़त्म हो गया होगा, तो सेल से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, सेशेल्स। और इतना बहुत ज्ञानियों की तरफ प्रोनाउंस करने की ज़रूरत नहीं कि हम इसको सेशेल्स ही पढ़ेंगे, तो पढ़ते रहना सेशेल्स, ठीक है। बस भारत और किस देश की वायुसेना के बीच उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ध्यान रखिएगा, UPSI वालों, UPPCS वालों और
बीपीएससी में भी फंसा के कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं और हम तो मानते हैं कि दोनों भाई भाई हैं। टाइगर क्लॉ अभ्यास आयोजित किया गया, ठीक है, तो ये आयोजित किया गया है यूएसए के साथ। ये आयोजित हुआ था 26 मई से शुरू हुआ था, 10 जून तक चला था। ये बागपत में हुआ था यूपी के, ठीक है। अब इसका मकसद बेसिकली कोई भी वो युद्धाभ्यास होता है तो उसका मकसद होता है कि दोनों देश की जो वायुसेना है कि उसके बीच सहयोग बढ़ाना। खास अभियान होते हैं कोई तो उसमें सर्वोत्तम प्रथाओं को का पारस्परिक आदान प्रदान करना, अंतर संचालन क्षमता विकास, यही सब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसको याद कैसे रखा जाए, तो टाइगर क्लॉ अभ्यास, देखिए टाइगर के साथ अगर अभ्यास करना है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो दुबई वगैरह में जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, वही टाइगर वाइगर पाल पाते हैं, ठीक है। तो अमीर से आप याद रखिएगा अमेरिका, ठीक है। तो टाइगर तो किसी अमीर आदमी के पास ही होगा, ठीक है, जिसके साथ तो अभ्यास करे, ठीक है। तो आप ऐसे अमेरिका याद रखना, और बाकी अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो ऐसे भी आसान है। यूएसए वगैरह तो ऐसी कंट्रीज़ हैं कि कोई आपको बहुत रोज़ ही आप नाम सुनते हो। किस शहर में एयर इंडिया का 171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान वो क्रैश हो गया था? इसको क्रैश कर लीजिए, इसको प्लेन, ठीक है, ये क्रैश हो गया था जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही थी ये खबर, और लगभग आप इसमें 242 यात्री थे शायद, ठीक है। और ये दोपहर में मुझे लग रहा है कि ये 1 बजे से 1-2 बजे के आसपास से हुई थी घटना, और ये घटना है 12 जून की, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन्ड है। और ये अहमदाबाद की घटना है, मेडिकल कॉलेज था उसी के ऊपर प्लेन क्रैश हुआ था, तो वहाँ पे भी कुछ बच्चे थे जो मेस में खाना वाना खा रहे थे, तो उनकी भी डेथ हो गई थी। एक खाली व्यक्ति इसमें जीवित बचा था, और उसका नाम शायद, हाँ, विश्वास कुमार कुछ ऐसे करके था, हाँ, विश्वास कुमार रमेश। ये सब बिल्कुल भी नहीं याद रखने की ज़रूरत है, ये भी नहीं याद रखने की ज़रूरत है, ये भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये याद रखिएगा कि अहमदाबाद में ये घटना हुई थी, ठीक है। स्वीडन में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय चुनाव अखंडता सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, चुनाव से संबंधित चीज़ है, ठीक है, चुनावी अखंडता को बनाए रखना है, तो किसी सामान्य पुरुष को भेजना मूर्खता हो जाएगी चुनावी संबंधी मामलों में। आप देख रहे हैं कितने सारे विवाद होते हैं। अभी तो जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, उन्हें पता होगा कि वहाँ पे बिहार में बीजेपी और ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कितनी बुरी तरीके से लड़ाई किए हैं, ठीक है। तो ऐसे अज्ञानी लोग तो इस चीज़ को नहीं हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या किया जाए, किसी ज्ञानी व्यक्ति को भेजा जाए जो कि अपने सीईसी भी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगला प्रश्न है, विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों 2029 की मेज़बानी भारत के किस राज्य को मिली है? देखिए, अगर कहीं पे अग्नि जल रही है, ठीक है, तभी आप वहाँ पे रात गुजार पाएंगे, ठीक है। अगर आपको रात गुजारनी है तो वहाँ पे अग्नि वगैरह ज़रूर होनी चाहिए, तो अग्निशमन से आप याद रखिएगा गुजरात, ठीक है। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया गया है। इसके तहत हर नया ओवर पिछले ओवर के समाप्त होने के कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा? आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा टाइम पास होने लगता है वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे हर मिनट की वैल्यू होती है, जैसे हर मिनट का पेमेंट होता है वहाँ पे, और भी तमाम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई समय का तो महत्व हर जगह है इस दुनिया में, तो अब क्यों वहाँ पे महत्व कैसे है, इसमें बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है। फिलहाल इसको आप याद रखिएगा कि 1 सेकंड का समय है जो कि रीज़नेबल है, ठीक है, जो कि रीज़नेबल है, तो ये इतने में करना होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो इन्हें शायद, हाँ, 5 रन का इन्हें वो पेनल्टी हो जाएगा इनके लिए। चलिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है?
इसका शुभंकर है विराज। इसको याद कैसे रखा जाए? देखिए इसमें बात हो रही है पैरा एथलेटिक्स। पैरा से याद आ रहा होगा आपको पैर, ठीक है। तो देखिए पैर से आपको याद आ रहा होगा कि जो राजा महाराजा टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, लोग कोशिश करते हैं कि उनके मतलब हम पैर छू लें जाके, ठीक है। और अदरवाइज़ भी अगर आपको किसी तरीके से याद रह जाए तो आप इसको याद रखिएगा। पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? अब इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है किसी ट्रिक की, नीरज चोपड़ा। किसी आपको उसमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ओलंपिक पदक विजेता भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय ने हॉकी के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो इंटरनेशनल हॉकी से इन्होंने संन्यास ले लिया है। किस देश की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने वनडे से संन्यास ले लिया है? सोफी डिवाइन का नाम भी आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूजीलैंड की हैं। याद कैसे रखा जाए कि न्यूजीलैंड की हैं ये? तो देखिए कि कोई अगर डिवाइन पर्सनैलिटी है, ठीक है, कोई अगर डिवाइन पर्सनैलिटी है तो अगर वो सो जाएगा, ठीक है, तो इसकी न्यूज़ हर जगह वायरल हो जाएगी अगर वो कहीं सोता हुआ मिल जाएगा। समझ रहे हैं? कोई डिवाइन पर्सनैलिटी वो सोता हुआ मिल जाएगा तो उसकी न्यूज़ हर जगह पे वायरल हो जाएगी यहाँ वहाँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता टीम कौन सी रही है? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता रही है साउथ अफ्रीका। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो देखिए यहाँ पे टेस्ट की बात चल रही है, ठीक है, और टेस्ट आप हमेशा चाहते हैं कि आपको फ्री का मिल जाए। अब कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर आप चाहते हैं, कुछ भी होता है तो आप सोचते हैं कि यार ये फ्री का मिल जाता तो काम ही बन जाता, है ना। तो इसको बस ऐसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने किस कैच पकड़ने के नियमों में बदलाव किया है? तो ये बदलाव किया है इन्होंने बाउंड्री पर जो कैच पकड़े जाते हैं उसमें। ये अब आपको लग रहा होगा ये क्या मतलब बेकार सा प्रश्न है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी आईसीसी के लिए नियम बनते हैं, ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है बोन, तो समझ लीजिए आईसीसी की बोन है, बैकबोन है, ठीक है, मेरिल बोन है, सारे नियम यही बनाती है। आईसीसी क्या करता है? आईसीसी सिर्फ आपके जो नियम बनते हैं उनको लागू करने का कार्य करता है। इसने क्या किया है कि जैसे पहली बात तो ये कि ये लागू होगा अक्टूबर 2026 से, और ये सब कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, फिर इतना याद रखने की ज़रूरत है जितना इसमें दिया है कि जो बाउंड्री पर कैच पकड़ने वाले नियम होते हैं वहाँ पे इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2025 का मेज़बान देश कौन है? तो ये है यूएसए। याद कैसे रखा जाए? देखिए फीफा ये फुटबॉल के लिए होता है, ठीक है। फुटबॉल में आपने देखा होगा बहुत लड़ाई होती है, सबसे ज़्यादा अगर लड़ाई होती है तो आपको फुटबॉल में ही देखने को मिलेगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ जो होती हैं। तो इनको सलाह दी जाती है कि भाई देखो यार आप लोग ना यूनाइट रहो, ठीक है, यूनाइट रहो, यूनाइट रह के खेलो। तो यूनाइट से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला ने जून 2025 में किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उन्होंने सारे प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अब इसको याद कैसे रखा जाए? देखिए पीयूष का मतलब होता है अमृत, ठीक है। अगर आपने एक बार अमृत पी लिया तो आपको कोई भी जो है कोई खतरा नहीं रह जाता है किसी भी तरह से।
तो जो भी ऑप्शन आएगा आप उपरोक्त सभी मार देना। उलान बतौर ओपन 2025 कुश्ती में भारत 21 मेडल के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने हासिल किया है दूसरा स्थान। ठीक है। अब इसमें देखिए ऑप्शन एक उलान बटार, बटार में एक वर्ड आ रहा है बटोर, तो यानी ये है कि हाँ भारत का कुछ गिर गया, मतलब भारत ने बहुत कुछ हासिल किया लेकिन उसमें से कुछ गिर गया। अब कुछ गिर गया, अगर ना गिरा होता तो इसकी फर्स्ट रैंक आती, लेकिन अब बटोर रहा है तो बटोरने के चक्कर में ये एक रैंक पीछे रह गया, तो इसका स्थान आया है दूसरा। ठीक। इसमें से गोल्ड कितने हैं? 6 गोल्ड हैं। सिल्वर कितने हैं? 7 हैं। ब्रॉन्ज कितने हैं? 8 हैं। कुछ नहीं करना है आपको, बस ऐसे याद रखना है 6 7 8 ये क्रम है, इसको आप 1 2 बार देख लेंगे तो ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। ठीक है, 6 7 8 देखिए क्रम है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीती? तो देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सी टीम जो है फाइनल में हारी है। तो आईपीएल में एक वर्ड आ रहा है आई पी, आई मतलब मैं, ठीक है, पी मतलब मैंने पी। अब पी से समझ रहे हो आप, ड्रिंक करने की बात हो रही है, ड्रिंक करने की बात हो रही है तो आप समझ रहे हैं पंजाब और चंडीगढ़ में दारू कितनी सस्ती है ना। तो भाई अगर आप दारू पी के रहेंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है हारेंगे। ठीक है, और ये रॉयल आदमी था, इसने उतनी नहीं पी, इसने उतनी नहीं पी क्योंकि रॉयल आदमी था, और रॉयल आदमी आपको पता है कि थोड़ी सी पीते हैं, वो नशे के लिए नहीं शौक के लिए पीते हैं। और पंजाबी बहुत सारे आपने गाने सुने होंगे, तो पंजाबी जो है ये पंजाब किंग्स सेकंड पे आए। ठीक है, आईपीएल में आईपीएल 25 सीज़न में ऑरेंज कैप के विजेता कौन है? अब देखिए इसमें ऑरेंज कैप की बात हो रही है और आप समझ रहे होंगे कि ऑरेंज कलर जो होता है इसको हम लोग भगवा भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों कलर एक दूसरे के मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। तो साई या जो सुदर्शन चक्र, ठीक है, ये सारे जो शब्द हैं वो हमारे धर्म से संबंधित हैं, और जो हमारा ऑरेंज जो कलर है ये भी धर्म से संबंधित है। ठीक है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये सारी चीज़ें इनसे संबंधित हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ऑरेंज कैप की बात आ रही है तो देखिए इसमें साई और सुदर्शन, सुदर्शन से आप याद रखिए सुदर्शन चक्र ये वो, और इससे आप याद रखिएगा भगवा। ठीक है, बस बताता जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, फिर से हर वीडियो में मैं बात बोलता हूँ एक बार, अभी आपको लग रहा होगा कितना मूर्खता भरा है, लेकिन जब ये ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे आपका दिमाग कंफ्यूज होगा, और जब ये छोटी छोटी बातें आपको सही उत्तर तक पहुँच ले जाएंगी तब आपको ध्यान आएगा कि कितना ये सही था। अब यहाँ देखिए बात हो रही पर्पल कैप की। ठीक है, पर्पल कैप की बात हो रही है। पर्पल कैप के विजेता कौन है? ये हैं प्रसिद्ध कृष्णा। अब देखिए इसको याद कैसे रखा जाए। आपको पता है कि जो पर्पल कलर होता है वो बेसिकली प्रेम वगैरह का सूचक होता है। ठीक है, तो जब आप प्रेम कर लेते हैं किसी से तो आपने बहुत सारी शायरी ऐसे सुनी होंगी कि बदनाम हो जाऊंगा, और अरे यार एक इसके फेमस के लिए कोई उर्दू वर्ड होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, मशहूर हो जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, मशहूर। ठीक, तो मशहूर को हम लोग प्रसिद्ध भी बोल सकते हैं। तो अब कुल मिला के ये याद रखना, इसमें 2 बातें हैं। पर्पल जो कलर होता है प्रेम का सूचक होता है, जो कृष्ण जी हैं वो भी प्रेम के सूचक हैं। ठीक है, कृष्ण में कृष्ण और राधा जी का नाम प्रेम के तौर पे लिया जाता है, ये प्रसिद्ध है इसके लिए। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा। ठीक, प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है आईपीएल में? तो ये हैं कुणाल पांड्या। अब आप इसको देखिए कैसे याद रखिएगा, ये प्लेयर की बात हो रही है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच। अब ये बताइए महाभारत के युद्ध में, अब चूंकि यहाँ पे कृष्णा की बात हो गई, यहाँ पे धर्म की बात हो गई, जब पूरा आईपीएल धर्म पे बेस्ड है, यहाँ पे इन्होंने दारू पी थी, अपना धर्म भ्रष्ट हुआ तो इसलिए 2nd रैंक लाया ये। ठीक है,
अब आप ये बताइए कि पूरा जो महाभारत युद्ध हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे? तो उसमें पांडव। ठीक है, तो आप बस ऐसे याद रखिएगा, कुणाल पांड्य। किस देश के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है? यार ग्लेन मैक्सवेल का, अब इसके लिए ट्रिक बतानी पड़े तो मतलब समझ लो कि मुझे बहुत निराशा होगी। ठीक है, और अगर आपको फिर भी नहीं याद हो रहा है तो इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है मैक्स और वेल, मतलब ये कि आपका सब कुछ अच्छा रहे, अधिकतम चीज़ें अच्छी रहें। ठीक है, यही मेरी आशा है। तो इससे आप याद रखें, आशा से आज से ऑस्ट्रेलिया। ठीक। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट के एक राउंड में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया? ठीक है, नॉर्वे शतरंज 2025। अब देखिए जो मैग्नस कार्लसन है ये भी नॉर्वे के हैं, अब इन्हीं की भूमि पे जाके हरा दिया है। एक राउंड में विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराया। इनका नाम है डी गुकेश। इनका नाम है डी गुकेश। हालांकि आखिरी राउंड में ये हार गए थे। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रखिएगा कि मैग्नस कार्लसन को किसने हराया था एक राउंड में जाके? डी गुकेश ने। क्योंकि दोनों में बहुत एज डिफरेंस है, बहुत सीनियर हैं ये और ये बहुत जूनियर हैं, तो इसलिए अगर आप एक राउंड में भी जीते हैं मैग्नस कार्लसन से, जो कि नॉर्वे के मशहूर शतरंज खिलाड़ी हैं, तो अपने आप बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे इनका जो सुनहरा भविष्य है उसकी कल्पना की जा सकती है। और चूंकि ये भारत के हैं और भारत के जो भी खिलाड़ी हैं उस शतरंज में अच्छी खासी ख्याति दिलाई है भारतीय खिलाड़ियों ने, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, शतरंज वगैरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी आरो यारो में भी प्रश्न आया था। भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम बताएं जिसने फ्रांस में एनेती इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता है। अब देखिए इसमें बात आ रही है कि भारत की कोई एनिमेटेड फिल्म है जिसने कि इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल जो कि फ्रांस में आयोजित हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता है। तो यार देखो, आप कितनी भी एनिमेटेड किसी भी दुनिया में आप चले जाइए, किसी भी दुनिया में चले जाइए, कितना भी आप कोई भी चीज़ लेके आइए, लेकिन जो चीज़ देसी माँ जो स्वेटर बनाती थी, ठीक है, माँ जो स्वेटर बनाती थी देसी, ठीक है, उसकी यार बात अलग है। ठीक है, जो ऊन हाथ में वो सलाई लेकर के और एक दूसरे में ऊन से एक दूसरे को जोड़ जोड़ के उसमें डिज़ाइनें बना के जो बातें होती थी वो यार अलग ही थी। और उसको आप एनिमेशन वगैरह से ही फ्यूचर में आपको वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये कल्चर और ये सारी चीज़ें तो खोती जा रही हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बस आप ऐसे याद रखिएगा इसको कि एनिमेटेड फिल्म की बात आएगी तो बस आप देसी ऊन यार याद रखना। ठीक है, किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात हो रही है, वो भी हिंदी भाषा के लिए हो रही है। ठीक है, इनका नाम है पार्वती तिकी। अब हिंदी भाषा की बात हो रही है, ठीक है, फिर युवा पुरस्कार की बात हो रही है। अब यार एक चीज़ ध्यान से सुनो, जो आजकल के युवा हैं जो कि प्रेम में पड़ जाते हैं, शादी में समस्या आती है, तो पहले तो यहाँ वहाँ जाएंगे, भटकेंगे खूब, जब कहीं से कुछ नहीं हो पाता है तो जाते हैं वो शिव और पार्वती जी के पास। ठीक है, और फाइनली यहीं से इनका कल्याण होता है इनके मंदिर में। तो इसीलिए ऐसे याद रखना, पार्वती जी युवा और ये हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार का याद रखिएगा, पार्वती तिकी। अंग्रेजी भाषा के लिए पूछा गया है तो इनका नाम है कोट्टारी। अब आप देखिए, जो इंग्लिश जो मूवीज़ होती हैं, ठीक है, इंग्लिश जो मूवीज़ होती हैं वहाँ पे अगर किसी को प्रेम हो जाता है तो वो जाते हैं चर्च में। चर्च में आपने देखा होगा कोट पहन के जाते हैं, है ना? तो आप याद रखिएगा कोट्टारी, बस कुछ नहीं करना है, ये सब छोड़ दो, सिर्फ कोट्टारी आप याद रखो। अंग्रेजी भाषा के लिए
साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो जो युवा हैं, अगर उनको कोई प्रेम हो जाता है, कुछ कन्फेस करना होता है या कुछ उनसे मांगना होता है तो चर्च में जाते हैं वो, ठीक है। जीसस ब्ला 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 जानते होंगे आप लोग। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार का विजेता किस लेखक को चुना है। अब यहाँ पे बात आ रही है बाल साहित्य की, ठीक है। बाल साहित्य, बाल मतलब बच्चा। अभी देखिए ये भी साहित्य अकादमी है, ऊपर जो भी हमने पढ़ा है सब साहित्य अकादमी का ही पढ़ा है। तो दो युवा पढ़ा है, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए। हिंदी वाले क्या करते हैं, जाते हैं शिव और पार्वती जी के पास, अंग्रेजी वाले जाते हैं कोट पहन के चर्च में। फिर बच्चा जो होगा, बच्चे के लिए एक चीज़ होती है कि इसको अच्छे शील सिखाए जाएं, सुशील। शील का मतलब होता है व्यवहार, आचरण, तौर तरीका, ठीक। तो जहाँ पे बच्चे की बात आ जाएगी तो वहाँ पे आप याद रखिएगा सुशील मतलब अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, ये चीज़ें जैसे मैं आपको याद करवा रहा हूँ, आप ऐसे इसको 20 बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। एक बार आप वीडियो देखते हैं पूरा तो आपका काम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं हम खुद कर लेंगे इस चीज़ को, इससे बेटर, इससे अच्छा, तो बिल्कुल मेरा PDF आपको मैं दे दे रहा हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा। लेकिन विश्वास करिए आपको याद रखने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें हैं ना बहुत दिक्कत देती हैं। अब देखिए अंग्रेजी भाषा के लिए यही पूछा गया है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार। अब आप देखिए क्या होगा कि यहाँ पे भी देखिए बच्चे की बात हो रही है, लेकिन ये जो बच्चा है ये अंग्रेजी से इसका संबंध स्थापित किया जा रहा है। साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया है, तो ये दिया है नितिन कुशलप्पा MP, ठीक है। अब आप देखिए इनके नाम में आ रहा है कुशलप्पा, थोड़ा सा ये कटप्पा, अप्पा, लप्पा, ये सब साउथ वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। आपको पता है कि साउथ में इंग्लिश चलती है, साउथ वाले जो है हिंदी को एकदम पसंद नहीं करते हैं। तमिलनाडु से जो है ऐसा विवाद हो रखा है भाषा संबंधित, और बेंगलोर वगैरह से भी हो रखा है, आंध्र प्रदेश से भी हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है एज इट इज़ कि ये लप्पा उप्पा जहाँ पे आएगा आप समझ लेना कि अंग्रेजी भाषा के लिए वो है। अब इसको और कैसे याद रखा जाए, दूसरा तरीका, तो देखिए बच्चा है, इंग्लिश की भी बात हो रही है, तो आप चाहते हैं कि वो कुशल बने, लेकिन अब वो क्या है कि अप्पा लप्पा झप्पा ये इन चीज़ों की वजह से सोचा जा रहा है कि नहीं चलो ठीक है इसको इंग्लिश में ही ट्रेनिंग दे दें, क्योंकि हिंदी तो इसको सिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि हिंदी की तो बात ही नहीं हो रही इस अवार्ड में, ठीक है। तो नितिन कुशलप्पा किस देश के PM मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया गया है, तो ये है साइप्रस। अब देखिए इसको कैसे याद किया जाए, इसमें एक वर्ड पकड़िए मकारियोस, ठीक है, इसमें एक वर्ड आ रहा है मक्कारी। अब देखिए जो भी लोग मक्कार करते हैं ना, उनको जो साईं हैं वो सजा देते हैं, उनको साईं जो है वो प्रेस कर देते हैं, समय के साथ साथ दबा देते हैं कि उनकी मक्कारी जो है ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो जो भी लोग मक्कार होंगे तो उनके घर वाले कहीं जाते होंगे, जो साईं जी का मंदिर वंदिर होगा वहाँ कहीं जाते होंगे कि मक्कारी ना करें। और यार देखो मेरे लिए ना ये भी आसान है कि मैं इसको पढ़ता चला जाऊँ, आंसर पढ़ता चला जाऊँ, जैसे कि सारे चैनल वाले कर रहे हैं। मैं अपनी साइड से बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना आपको इससे मिल जाए उतना ठीक है, अदरवाइज़ तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वर्ष 2025 में घोषित मिस वर्ल्ड विजेता का नाम बताइए, तो इनका नाम है ओपल सुचाता चुआंगसी, ये थाईलैंड की निवासी हैं। अब इसको याद कैसे किया जाए, देखिए मिस वर्ल्ड की बात हो रही है, मिस वर्ल्ड, यूनिवर्स की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड की बात हो रही है।
बस मुझे आप 1 सेकंड का समय दीजिए। देखिए, चलिए मिल गया आपका आंसर। ये है वर्ड, ठीक है, विश्व की बात हो रही है। ओपल का मतलब होता है कोई दूध के रंग की कोई सफ़ेद वस्तु, ठीक है। पत्थर हो सकती है, मोती हो सकता है, कुछ भी हो, बेसिकली कोई दूध के रंग का गोल गोल कोई चीज़ हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओपल। अब आप ऐसे याद रखना है इसको कि वर्ड की बात हो रही है, एक तो दुनिया गोल है, और वैसे जो ओपल है इसका भी जो मतलब है वो भी गोल है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये चीज़ याद रह जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? अब भारत को बहुत दुख हुआ है, क्योंकि देखिए जो सतत विकास लक्ष्य हैं उसमें आपको पता है पूरी दुनिया पीछे है, रैंक 1 पे कोई भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब दुख होगा, सीधी सी बात है कि दुख होगा। अब दुख होगा तो भारत क्या कहेगा? नो 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 नो, है ना। तो आप देख लो इसको, 99। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 3। अब इसको याद कैसे रखा जाए? ठीक है, विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत की रैंक पूछा गया है, तो भारत की रैंक है 3। इसको आप ऐसे याद रखो, यार आप इसको अपने हिसाब से कैसे भी याद कर लेना। देखो, एक तो 2 तरीके हैं, एक तो भारत पूछा है, भारत में भी 3 शब्द हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसमें भी 3 हैं, ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई भी बात आपके दिमाग पर रह जाए, एक एक एक, तो ये आपको इस तरीके से याद रह जाएगा, ठीक है। टॉप 5 कंट्रीज़, हाँ, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा बदलाव ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में भारत की रैंक बताइए। हाँ, ये देखिए, इसको मैं आपको याद करवाता हूँ। ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहा है। तो देखो, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन की अगर बात हो रही है तो कोई देश अकेला ये चीज़ नहीं कर सकता है, साथ में आना होगा एक एक व्यक्ति को, ठीक है। साथ में आएगा एक एक देश, तो तभी ये चीज़ संभव है। तो इस तरीके से आप याद रखना, 7 और 1, क्योंकि ट्रांजिशन की बात हो रही है, बदलाव की बात हो रही है। बदलाव करने में एक अकेला व्यक्ति काफ़ी नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर है किसी देश का, अब आप सोचिए कि वो देश को स्वच्छ कर ले अकेले, तो वो तो साफ करते करते वो व्यक्ति यार मर जाएगा, नहीं हो पाएगा। सबको एक साथ आना होगा, साथ आना होगा सबको एक, ठीक है। आप ऐसे याद रखना। और इसमें अगर टॉप 5 पूछा जाए तो देखिए, टॉप 5 आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। पहला याद रखिएगा स्वीडन। स्वीडन याद कैसे रखा जाए? देखिए, स्वीडन को याद रखिएगा ऐसे, स्वेट मतलब होता है पसीना। तो अगर ट्रांजिशन लाना है, बदलाव लाना है, तो ऊर्जा से संबंधित कोई बात है तो आपको पता है कि हाँ, अगर आपको अपने अंदर ऊर्जा पैदा करनी है तो आपको पसीना बहाना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स लैंगिक समानता के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ये आइसलैंड हमेशा से है। ग्लोबल हाँ, इसको याद कैसे रखा जाए? देखिए, आइस जो होती है ठंडी होती है, ठीक है। लैंगिक समानता वहीं होगी जहाँ पे दोनों लोग बिल्कुल ठंडे होंगे, एक दूसरे की बात सुन लेंगे, एक दूसरे की बात बर्दाश्त कर लेंगे। और कोई गर्म दिमाग का आदमी होगा तो पागलों जैसा बर्ताव करेगा, मारपीट करने लगेगा, ठीक है। भारत की इसमें रैंक क्या है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? भारत की रैंक है 131, ठीक है, 131। तो इसको याद कैसे रखा जाए? इसको आप ऐसे याद रखना कि आदमी कहता है ना कि तेरा तो मैं एक शब्द नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा। भाई, कोई लड़की बोलती है, चीखती है, जेंडर गैप का मतलब यही है ना कि हाँ, जो महिला पुरुष के बीच जो असमानताएं हैं वो कितनी अधिक हैं, उनमें कितना गैप है।
तो कहते हैं ना 13 में एक शब्द नहीं सुन पाऊंगा, तो उसको ऐसे याद रखना 13 और 1। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला। अंतरिक्ष की बात हो रही है, कोई शुभ व्यक्ति जो होगा उसी को भेजा जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। देखो यार बच्चे बच्चे को नाम पता है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने जाऊँगा। किस मिशन के तहत इनको भेजा गया था, तो एक्सी ओम। ओम पहले भी मैंने आपको बताया है कि कोई ऐसा शब्द चुना जाए, भाई अंतरिक्ष जाने की बात है तो हम लोगों को बहुत लिमिटेड ज्ञान है अंतरिक्ष के बारे में, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो पूजा पाठ करता हो, शिव जी को मानता हो, ताकि जाके सफल होकर लौट आए, तो ऐसा ही कुछ हम नाम रखेंगे। तो इसमें अंतिम में ओम था, तो इन्होंने कहा ठीक है ये नाम अच्छा है। टार्डिग्रेड्स या वाटर बियर क्या है जो खबरों में रहा था, तो देखिए जल में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं, पहले भी इसको कवर किया गया है इस प्रश्न को। किस देश की कंपनी बीटा, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, इसीलिए दोबारा इसको डाला गया है। किस देश की कंपनी बीटा टेक्नोलॉजीज़ ने जून 2025 में कम किराए वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक विमान उड़ाया है? किसी देश की कंपनी है बीटा टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसने क्या किया है कि कम किराए वाला पहला इलेक्ट्रिक विमान उड़ाया है। ये सारा काम यार देखो कौन कर सकता है, ये सारा काम यूएसए ही कर सकता है, ठीक है। तो बीटा टेक्नोलॉजी का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप सीधे सीधे यूएसए लगा देना, वहीं की कंपनी है यूएसए की। भारत ने अपने पहले ध्रुवीय अनुसंधान वाहन को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्माण करने के लिए किस देश की कंपनी कोंग्सबर्ग के साथ समझौता किया है? अब देखिए ध्रुवीय अनुसंधान वाहन की बात हो रही है। ध्रुव तारा आपने देखा होगा उत्तर दिशा में होता है, ठीक है। अगर आपको वे ढूंढना है, रास्ता ढूंढना है, तो आपको ध्रुव तारा देखना होगा। क्या आपको पता होगा कि हाँ इस दिशा में जाना है, जो वे है, जो रास्ता है वो आपको पता होगा। तो आप ये देखिए जब आपको ना मिले वे, तो ध्रुवीय अनुसंधान वाहन को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित करने के लिए नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी के साथ समझौता किया है, ना वे, ठीक है। अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप ध्रुव तारे को देखिए, तो ध्रुवीय अनुसंधान वाहन ऐसे याद हो जाएगा। विद्वान दाजी पाणशीकर का निधन हो गया है, वो इनमें से क्या थे? तो वे लेखक थे। एक सेकेंड यार, ये गड़बड़ हो गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एशिया जलवायु की स्थिति रिपोर्ट में अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? सीधी सी बात है 2024। 2025 के भी आंकड़े अभी हमारे पास है नहीं, और ये हम लोग जून का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि तो जून में तो आपको पता है कि हाँ उस समय गर्मी शुरू होती है, ठीक ठाक लेवल पे पहुंचती है, 21 जून को पीक पे होती है गर्मी, ठीक है। अपने ये भारत के पास कर्क रेखा और ये सब सारी चीज़ें आपको ये सब मालूम है, उसमें बहुत जाने की ज़रूरत है नहीं। तो आपको पता है कि इनके पास 24 के आंकड़े होंगे, 25 वाले आंकड़े भी कहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे 24 लगा देना है। किस राज्य में ताड़ के पेड़ों की कटाई के कारण बिजली गिरने से होने वाली मौतों में 2000 से ज़्यादा में वृद्धि पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया गया है? तो ये बिहार की बात है। 2016 से 25 में इसमें 2000 से अधिक लोगों की जानें गई हुई हैं बिहार में, ठीक है। यार ये ताड़ है, ठीक है, ताड़ के पेड़ों की कटाई के कारण। किस देश में स्थित ज्वालामुखी लेबोटोबो लाकिताकी जून 2025 में फिर से फट गया है और इसकी राख 11 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई है? तो कोई भी अगर ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आंख बंद करके इंडोनेशिया लगा देना। इसके अलावा जो होगा वो मैंने वहाँ पे ट्रिक से बताया होगा, याद करवाया होगा, लेकिन अधिकतम जो प्रश्न आएंगे वो सीधे आप इंडोनेशिया लगा देना। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? अब देखो जलवायु प्रदर्शन की बात हो रही है
तो जब भारत वाले या कोई भी देश हो अपना प्रदर्शन करने निकलेंगे, स्पेशली चूँकि हम लोग तो भारत के हैं तो हम लोग भारत की बात करेंगे, तो जो भी मतलब पर्यावरणविद होगा, जो अच्छा जानकार होगा पर्यावरण का, वो यही बोलेगा यार बस करो बस करो बस करो बस करो बस करो बस करो, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं बचा है। ठीक है, वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है, मृदा अपरदन इतने हाई लेवल पे हो रहा है, वृक्ष बच नहीं रहे हैं, जो पहले बड़े बड़े बाग और सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। आप बाकी चीज़ें छोड़ दो, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या बाकी जो भी लोग हैं इस देश दुनिया के, आप देख लो पेड़ लगाते हुए आपको कितने लोग मिलते होंगे, लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं। ठीक है, तो अब ऐसे याद रखने का, बस 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 इससे आप याद रखना 10। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रेटिंग में भारत का स्थान क्या है? इसको आप सही कर लेना, ये हो जाएगा हमारा 13वां। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में। ठीक है, ग्रीन हाउस, अब आप देखो ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है, अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो देखिए, उत्सर्जन की बात जब हो रही है, ठीक है, उत्सर्जन की बात हो रही है, तो आदमी कहेगा ना कि तू तेरा देख, तू तेरा देख, मेरा मत देख, तू तेरा देख, मतलब वहाँ से कितना उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, सब लोग बोलेंगे तू तेरा ग्रीन हाउस देख, तू तेरा ग्रीन हाउस देख, ऐसे याद रखना है इसको कि इसमें इसकी रैंक है 13। किस राज्य सरकार ने रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी अभ्यारण्य को अधिसूचित किया गया है? ठीक है, तो धनुषकोडी, रामनाथपुरम, ये सब आपको पता है कि ये एकदम साउथ में बिल्कुल जो साउथ वाला बिल्कुल पॉइंट है ये भारत का, भारत की मुख्य भूमि का, तो ये तमिलनाडु की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि कव्वाल टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में तड़ोबा धारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले बाग गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये पूछा गया है कि ये कहाँ की बात हो रही है? कव्वाल टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, इसको तड़ोबा धारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने के लिए गलियारा बनाया गया है, तो उस गलियारे का कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व वो रखा गया है। ठीक है, अब पूछा गया है कि है कहाँ? देखिए, अब आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि भीम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आपको पता था कि भीम जो है बहुत बलवान थे, और बलवान व्यक्ति आपने देखा होगा कि अखाड़े वगैरह में या कहीं पे भी एक्सरसाइज बहुत करता है, और जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है आपने देखा होगा कुश्ती उश्ती लड़ाते समय चूँकि उसको कोई पकड़ ना पाए, बॉडी फिसलती रहे, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मतलब तेल बहुत सारा लगा लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भीम संरक्षण रिजर्व की बात आ जाएगी, घोषित करने की बात आ जाएगी, सीधे लगा के चले आना तेलंगाना। केंद्रीय कैबिनेट ने किस राष्ट्रीय अनुसंधान सॉरी यार, यहाँ पे फिर से वो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको मैं भी ठीक करता हूँ। यहाँ होना चाहिए था किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। अब आप देखिए इसमें आ रहा है ना अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान। देखिए, जब आलू को पकाना होता है तो हमें ज़रूरत होती है आग की। ठीक है, तो इसको सीधे सीधे आप याद रखना, आगरा। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने किस शैक्षणिक सत्र से 10 के छात्राओं को साल में 2 बार परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की घोषणा की है? तो सीधी सी बात है कि देखो इस साल ही संभव नहीं हो पाएगा।
कोई भी नीति है ऐसी तो उसको अगले साल से लागू करेंगे। तो ये 26-27 की बात हो रही है। बिहार राज्य कैबिनेट ने किन शहरों में हवाई अड्डे विकसित करने का फैसला लिया है? तो इसमें देखिए बहुत सारे हैं, मधुबनी है, वीरपुर है, मुंगेर है, वाल्मीकि नगर है, मुजफ्फरपुर है, सहरसा है। तो ये सारे हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख लेना। वैसे ऑप्शंस आएंगे तो बहुत सारे आएंगे, तो आप उपरोक्त तो सभी लगा देना, ठीक है। दो दो के ग्रुप में आएंगे, जैसे 2 ऐसे आएगा एक ऑप्शन में, 2 आएगा सेकंड ऑप्शन में, 2 आएगा 3 ऑप्शन में, और चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त तो सभी। तो आप बस उपरोक्त तो सभी लगा के चले आना। अगला प्रश्न है, किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है? तो ये बहुत चर्चित रहा था ये पूरा मामला, कि ये है बात हो रही है यहाँ पे चिनाब नदी की, ठीक है। ये घटना है 6 जून की। ये जो है ये एफिल टावर से भी, ठीक है, एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा होगा। कुल मिला के आप याद रखना चिनाब। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि चिनाब पुल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये है अंजी नदी, ठीक है। ये चिनाब नदी की सहायक नदी है। याद कैसे रखा जाए, कन्फ्यूजिंग है, सुना भी नहीं है नाम। देखो मोदी जी जब आगे बढ़े वहाँ से, चिनाब को तो नाम सब ने सुना है, तो मोदी जी क्या बोलेंगे? हाँ जी, अब कहाँ जाना है? तो हाँ जी से आप याद रखना अंजी, ठीक है। तो ये है आपकी अंजी नदी। अगला प्रश्न है कि किस शहर और देश में आयोजित G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया? देखो भारत क्या है कि भाई ये G7 का सदस्य है नहीं, ठीक है, लेकिन ख़ास बात ये है कि उसको 12वीं बार जो है वो किया गया है। और ये जगह भी जो है, जो नाम है ना, ये कनाडास्किस, ठीक है। ये कहाँ पे है? कनाडा में है। क्योंकि कनाडा, इसमें देखिए कनाडा आ रहा है, तो आप ऐसे इसको याद रखना कि जो कनाडा है ये वहीं कनाडा में ही है, कनाडास्किस, ठीक है। और नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नीदरलैंड, द हेग। इसको कैसे याद रखा जाए? देखो नाटो का मतलब कोई आदमी जो नाटा है, ठीक है। जो आदमी नाटा है उसको कितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी? मान लो उसको दफनाना है तो उसको ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, क्योंकि उसे हाइट कम है, और इतनी कम हाइट है कि मतलब उसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, ठीक है। तो नीदर लैंड, जिसको मतलब ज़मीन की ज़रूरत पड़े ही ना, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, नाटो शिखर सम्मेलन सदस्य देशों ने अगले 10 साल में अपना रक्षा बजट कितने प्रतिशत बढ़ाने की सहमति जताई है? तो ये इन्होंने 5% बढ़ाने की सहमति जताई है। एक सेकेंड, हाँ 5% बढ़ाने की सहमति जताई है। G7 समिट के दौरान भारत और किस देश के तनाव को खत्म करते हुए फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई गई है? अब इसीलिए भारत को यहाँ पे बुलाया गया था, इसीलिए इसको कनाडा में रखा गया था, ठीक है। और भारत को अगर अतिथि बना के बुलाया गया है, अब आपको इसको ऐसे याद करवाता हूँ कि आपको पता है कि भारत में ज़्यादातर सब नाड़े वाली चड्डी पहनते हैं, ठीक। तो अब भारत वालों को बुलाया जाएगा तो वो वही नाड़ा वाला ही अपना लेके जाएंगे ना, जो भी उनको पहनना है, पजामा हो, चड्डी हो, पजामा कुर्ता भी हो, उसमें भी देखो नाड़ा होता है, ठीक है। तो भारत वाले जाएंगे तो फिर तो वो अपने नाड़े का इंतज़ाम करके लेके जाएंगे, भाई कहीं टूट ना जाए, गड़बड़ ना हो जाए।
तो ये हो जाएगा आपका कनाडा। G20 शेरपा इनमें से कौन थे जिन्होंने जून 2025 में इस्तीफ़ा दे दिया? तो G20 शेरपा इसमें से अमिताभ कांत थे। पता होगा, आप सभी लोगों को पता होगा, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं गंभीर होके, उनको पता होगा कि G20 शेरपा कौन थे। ठीक है, इनको आज नहीं, जुलाई 2022 में ही इनको नियुक्त किया गया था शेरपा। ठीक है, और 22 से 23 के बीच में G20 के वो हुए थे ना भारत में, तो उस समय यही सारी चीज़ें देख रहे थे। शेरपा बेसिकली क्या करता है कि जो भारत की जो वो हैं एजेंसीज़ हैं और जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उनके बीच ये समन्वय स्थापित करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये अमिताभ कांत हैं ये। किस संगठन के सदस्य देशों ने दुनिया की पहली वैश्विक महामारी संधि को अपनाया है? अब यार, दुनिया की पहली वैश्विक महामारी संधि की बात हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई और नाम हो ही नहीं सकता है। ये बैठक कहाँ हुई थी भाई? सीधी सी बात है कि जिनेवा में इसका वो है, तो जिनेवा में ही होगी। राष्ट्रपति किस देश के राष्ट्रपति ने घोषणा के बाद ईरान व इजराइल 12 दिनों में युद्ध के बाद सीज़ फायर हुआ? तो आजकल युद्ध ख़त्म करवाने का जो पूरा काम है यूएसए वाले करवा रहे हैं, हर जगह क्रेडिट ले रहे हैं, चाहे भारत पाकिस्तान हो, चाहे ईरान इजराइल हो। ठीक है, पहले लड़ाई करवाएंगे, हथियार सप्लाई करवाएंगे, उसके बाद युद्ध रुकवाएंगे, सीज़ फायर करके खुद क्रेडिट लेंगे। यूएसए ने किस बम वर्षक विमान से ईरान के फोंडो, नतांज और इस्फहान परमाणु संयंत्रों पर हमला किया? देखिए, पहले ये हमला करते हैं और उसके बाद जो है सीज़ फायर करवाते हैं। तो उसमें पूछा जा रहा है कि क्या नाम है इनके विमान का? इनके विमान का नाम है B-2। तो बड़ी काम की चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने परमाणु संयंत्रों पर हमला किया है, बम वर्षक विमान। ठीक है, तो बी से बम वर्षक और बी से विमान मत पढ़ना, विमान पढ़ना उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा B और ये B, 2 B मिला के हो जाएगा B-2। ठीक है, बम वर्षक और विमान B और B। ठीक है, ईरान और इजराइल के संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो ये अभियान ऑपरेशन सिंधु। कैसे याद रखा जाए? चूँकि जब आप सिंधु नदी है उसको पार करेंगे, ठीक है, आप उसको पार करेंगे तभी जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, इजराइल, ये सारी, सीरिया, इधर फिर मिस्र, ये सब सारे कंट्रीज ऐसे आते हैं ना, जॉर्डन। तो सीधी सी बात है कि सिंधु से आप याद रखना कि सिंधु नदी के इस पार लेके आना है सबको, ताकि सब सुरक्षित रहें। किस देश ने 64 वर्ष बाद पहली बार सैन्य लीडर को रक्षा मंत्री नियुक्त किया? रक्षा मंत्री नियुक्त किया, तो ये क्या है कि असैन्य लीडर हैं और इन्हीं को रक्षा मंत्री बना दिया गया है। तो मिनिस्टर का काम होता है भाई सोच विचार के फैसला लेना, और तो ये असैन्य लीडर है, मतलब सेना में नहीं थे। कौन सा देश है ये? देश है दक्षिण कोरिया। याद कैसे रखा जाए? असैन्य मतलब ये कि प्रतिभा की कमी है, फिर भी ये हुआ कि हाँ दक्षिणा में इनको ये पद दे दिया गया, मंत्री पद। दक्षिणा से दक्षिण कोरिया। ठीक, अब भूलना मत। पीएम मोदी ने किस राज्य में स्थित फैक्ट्री से अफ्रीका देश गिनी गणराज्य के लिए भारत के पहले लोकोमोटिव इंजन को जून 2025 में हरी झंडी दिखाई? किस राज्य में स्थित फैक्ट्री से अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य के लिए भारत के पहले लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी दिखाई? ये है भारत का सबसे ज़्यादा समझदार राज्य बिहार। ठीक है, तो ये बिहार के सारण में इन्होंने ये काम किया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, सारण आप याद रखना इसमें, जो बीपीएससी वाले हैं, और बाकी जो अदर एग्ज़ाम वाले हैं वो बिहार याद रखना। यूनाइटेड नेशंस ने हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट में किन 5 देशों को जून से अक्टूबर के लिए भुखमरी से मौत की चेतावनी जारी की है? तो इसमें है सूडान, दक्षिण सूडान,
माली, हैती, फिलिस्तान। याद कैसे रखा जाए हंगर हॉटस्पॉट के 5 नाम? देखिए पहली बात तो एक जो डॉन वगैरह हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन उनके यहाँ भूखा मर रहा है, कौन क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा भी डॉन ही है, ठीक है। पहला सूडान है, दूसरा दक्षिण सूडान है। इनको किस बात से फ़र्क पड़ता है कि ये माला माल हो जाएं, ठीक है। माला माल हैं कि नहीं हैं, तो पता चला कि हाँ है, ठीक है। और जो जगह बची है उसको और फिल कर लो पैसे से, इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। डॉन है, इनको पता है कि माला माल है कि नहीं है, और जो नहीं है जिस जगह पे उसको और फिल करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए भुखमरी फैलती है। भारत ने 4 साल बाद उत्तर कोरिया में नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? देखिए 4 साल बाद नियुक्त किया गया है, नाम पूछा गया है। अब इसको कैसे याद किया जाए? इसको आप ऐसे याद रखिए कि 4 साल जो होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है। तो इनका नाम है लॉन्ग कुमेर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लॉन्ग समय के बाद कोई कुमार है, उनको वहाँ भेजा गया है कोरिया में, ठीक है। 4 साल बाद मतलब एक लंबा समय होता है ना 4 साल। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की पहली वो महिला प्रमुख का नाम पूछा गया है। तो इनका नाम है ब्लेज मेट्रेवली। और आपको पता होगा कि जो भी खुफिया एजेंसीज़ होती हैं, ब्रिटेन की हो या कहीं की मतलब हो, तो वो लोग ज़्यादातर जो है ये ऐसे ब्लेज़र होता है, ब्लेज़र में ऐसे अंदर खुफिया जेबें होती हैं और उसी में सारा सामान वामान छुपा के रखते हैं, ठीक है। ये देखिए, जिससे याद रखिएगा, ब्लेज से ब्लेजर और खुफिया एजेंसी से खुफिया। और वैसे भी आपको पता होगा, जो भी आप फॉरेन के देखते होंगे मूवी वगैरह, टॉम क्रूज़ की हो, मिशन इम्पॉसिबल या कोई भी हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो ज़्यादातर मतलब ब्लेज़र वगैरह ही पहने होते हैं वो लोग, कोई मीटिंग होती है, कुछ होता है। तो भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के नाम और फ़ोटो को करेंसी नोटों से हटा दिया है? तो मुजीबुर रहमान यार बच्चा बच्चा जानता है, बांग्लादेश की बात हो रही है। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति का नाम बताए, उनके राष्ट्रपिता की उपाधि भी हटा दी गई, गलत बात। शेख मुजीबुर रहमान। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पूछा गया जो फिर से 2025 में प्रधानमंत्री बने हैं। अब ये देखिए, गाल, ठीक है, मोटे मोटे गाल, मोटे, अगर गाल की बात आ जाएगी तो मोटे गाल, है ना। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? ली जे म्यूंग, ठीक है। ध्यान से देखो, ये दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं, हमेशा इनसे जो है बात करते हैं कि देखिए कुछ बात होगी तो आप हमको बचा लेंगे ना उत्तर कोरिया से। ध्यान से देखो, इनकी शक्ल ध्यान से देखो, इनकी शक्ल ध्यान से देखो, हाथ मिला रहे हैं, और यहाँ देखो ये इनसे बात कर रहे हैं, है ना। तो ये वही है लीजे म्यूंग, म्यू म्यू करने वाले, लीजे म्यू 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 करने वाले। और यहाँ पे भी हालत वही है, म्यू म्यू, बस चेहरा यहाँ पे रियल है। तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? म्यू म्यू करने वाले लीजे म्यूंग। यूनेस्को ने 1.4 अरब वर्ष पुराने फॉसिल्स पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया है। यह किस राज्य एवं उसके ज़िले में है? ठीक है, तो जो पुराना फॉसिल्स पार्क है, ध्यान से देखो, ये देखो, सलखन फॉसिल्स पार्क जनपद अघोरी परगना, पढ़ के सुनाता हूँ सही से। सलखन फॉसिल्स पार्क जो है जनपद सोनभद्र है यूपी का, उसके अघोरी परगना में सलखन के पास स्थित है। ये 16 किलोमीटर स्थित है वहाँ मुख्यालय से। ये फॉसिल्स प्री कैम्बियन काल का माना जाता है। अनुसंधान देश विदेश के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा किया गया है, ठीक है, तथा इनके द्वारा घोषित किया गया है कि ये जो फॉसिल्स है लगभग 150 करोड़ वर्ष पुराने हैं। वैज्ञानिकों द्वारा यह भी बताया गया है कि यहाँ के जो फॉसिल्स हैं अमेरिका के येलोस्टोन फॉसिल से भी अधिक मात्रा में मौजूद हैं, जो कि विश्व का नंबर 1 फॉसिल माना गया है, ठीक है। तो चलिए, इसका भी दिन आ गया अपना। जैसे हर कुत्ते का दिन आता है वैसे ही फॉसिल्स पार्क का भी दिन आ गया। भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो यूपी के सोनभद्र की बात है, आपने इसको देख लिया है अच्छे से, ठीक है। दिन देख लेते हैं। दुग्ध दिवस की बात हो रही, जितने में इसमें ट्रिक बन पाएगी उतना बता दूंगा, बाकी आप लोग खुद देख लेना।
तो दूध की बात है तो देखो कहते हैं ना कि कम से कम 1 जून तो दूध पी लो। 1 जून का मतलब होता है कम से कम एक टाइम। पहले के समय में बोलते थे ना समय को जून, 1 जून 2 जून, मतलब टाइम के लिए बोलते हैं। जैसे सुबह के लिए बोलते हैं इसको वो शाम के लिए बोलते हैं सांझ, सांझ का जून है ये, ठीक है। और सुबह के लिए बोलते हैं सवेरे जून है ये। तो इस तरीके से देखिए जो दूध है आपको कम से कम 1 जून तो पीना ही चाहिए, मतलब एक टाइम तो पीना ही चाहिए दिन में। तेलंगाना दिवस ये 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना, कोई ज़रूरत नहीं बताने की। साइकिल दिवस, देखिए साइकिल में 2 पैडल होते हैं, साइकिल में 2 पैडल होते हैं और 2 पहिए भी होते हैं, और बीच में एक आदमी बैठा होता है, मतलब एक आदमी का पैर होता है जो इन दोनों पहियों को चलाता है। तो इस तरीके से आप याद रखना 3 जून, ठीक है। सस्टेनेबल भविष्य के लिए साइकिलिंग। आक्रामकता के शिकार के लिए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। देखो इसको ऐसे याद रखो कि अगर बच्चे को आप ऐसे भेज देंगे कि कहीं भी आपने भेज दिया, कभी बच्चा इधर जा रहा है, कभी बच्चा इधर जा रहा है, कभी बच्चा इधर, चारों तरफ से आपको अपना गेट बंद करना होगा, ठीक है, और चारों पहर आपको उसको देखना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखना 4 जून, मतलब हर समय आपको उसको देखना होगा 4 जून। दूध पी के तो चल गया था 1 जून काम की, चलो ठीक सवेरे 1 जून आपने दूध पी लिया तो आपका काम चल गया, लेकिन इसमें काम नहीं चलेगा आपका। पर्यावरण दिवस 5 जून, पता है सबको। प्लास्टिक प्रदूषण को हटाने की बात की जा रही है, चूँकि पॉलीथीन्स वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। खाद्य सुरक्षा दिवस, देखियो खाना की यार बात हो रही है ना, तो दूध तो पी के चल जाएगा 1 जून में काम, लेकिन जहाँ खाने की बात होगी मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको 7 दिन चाहिए। खाद्य सुरक्षा, क्रियाशील विज्ञान। ब्रेन ट्यूमर, कुछ लोग होते हैं ना बहुत हठी दिमाग के होते हैं, बहुत हठी दिमाग के होते हैं, तो उनको जो है ब्रेन में ट्यूमर हो जाएगा। सीधी सी बात है, आप बहुत हट दिखाएंगे तो दिमाग आपका ख़राब रहेगा, आप तनाव में रहेंगे, क्योंकि देखो पूरी दुनिया तो आपके हट के हिसाब से चलेगी नहीं। तो इसको इस तरीके से याद रख लेना। प्रत्यायन दिवस की बात हो रही है, ठीक है, विश्व प्रत्यायन दिवस। अब प्रत्यायन का क्या अर्थ होता है? प्रत्यायन का क्या अर्थ होता है भाई? देखिए कहीं पे किसी चीज़ का प्रत्यायन करने की बात होगी तो बताया जाएगा कि देखो यार नो, ठीक है। आप सीधी सी बात है, आप यही बोलेंगे कि नो। बिरसा मुंडा शहादत दिवस। बिरसा मुंडा की भी जिनको याद आती है वो लोग परेशान होकर बोलते होंगे ओ नो ओ नो ओ नो, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है 10 जून को। अब देखिए क्या हुआ है कि जो असभ्य लोग थे उसको ख़त्म करने की बात हुई, तो ये हुआ कि यार बस अब बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया, इसको ख़त्म करो, ठीक है। बस बस से आप याद रखना 10। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल में आप देखेंगे हमेशा बराबर बराबर लोग होते हैं, कोई दिव्यांग है तो सारे दिव्यांग होंगे, स्वस्थ हैं तो सारे लोग स्वस्थ होंगे, यानी कि सब बराबर, एक एक देखना, ठीक है। खेल चुने हर दिन। बाल श्रम विरोधी दिवस। आपको एक बात पता होगी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ठीक 12 दिन बाद उसकी बरही होती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखना 12 से। प्रगति तो स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। अब देखिए एल्बिनिज़म जागरूकता की बात हो रही है, ठीक है। हमारी त्वचा की रक्षा, हमारे जीवन की रक्षा। देखिए सीधी सी बात है कि लोग बोलते हैं ना कि यार तेरी स्किन कितनी अच्छी है, ठीक है। तेरी से ऐसा याद रखना 13 जून, याद रहेगा। एक सेकंड, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि भाई त्वचा की बात हो रही है, ठीक है, हमारी त्वचा की रक्षा, हमारे जीवन की रक्षा, तो आप ऐसे याद रखना कि ये 13 से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ क्या है कि एल्बिनिज़म में बेसिकली क्या होता है कि
इसमें शायद ऐसा कुछ होता है कि आपको रंग बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो लोग कहते हैं ना कि अंधा है क्या, तो लोग कहते हैं ना कि तू तेरा देख, पहले पहले तू तेरा देख कि तुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ऐसे आप इसको याद रखना। फादर्स डे, तो फादर्स डे को आप ऐसे याद रखना कि कोई होता है, आप उसको दिखाते हो ना कि ऐसे करके कि एक पंच मारूंगा तेरा बाप हूँ मैं। अगर कोई आपसे लड़ता है तो आप बोलते हैं ना कि फादर हूँ मैं तेरा। तो इस तरीके से उसको याद रखना। बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, कोई बहुत इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए।